अच्छा, एक बार पहले हम जरा देवेंद्र पराशर के पास आपको लेकर चलते हैं, वहीं मौजूद हैं अंदर बीजेपी हेडक्वार्टर्स में। देवेंद्र, जरा तस्वीरें दिखाइए। और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री अब कभी भी आ सकते हैं। नहीं, अभी कम से कम लगभग 40 मिनट लगेगा, क्योंकि अभी अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। और यहां पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनकी अगवानी करेंगे। और ये जो परंपरा रही है पार्टी की कि जब पार्टी के सबसे बड़े लीडर यहाँ पे पहुंचते हैं तो उस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका स्वागत करते हैं, फिर उनको लेकर वो मुख्यालय के अंदर जाएंगे। फिलहाल अभी अमित शाह के आने का इंतजार है। तो बीजेपी के संगठन महामंत्री बी एल संतोष, जो कि पहले आ चुके थे, और अब से चंद सेकंड पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और जाहिर तौर पर जैसे कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं, एक जबरदस्त ऐतिहासिक जीत को लेके जो जश्न का माहौल पार्टी मुख्यालय में दिखना चाहिए वो दिख रहा है। और सर, जैसे आम आदमी पार्टी जिस प्रकार के दावे कर रही है, आप देखें तो अभी भी दिल्ली से बाहर आम आदमी पार्टी बीजेपी को चुनौती नहीं दे पा रही है। पिछले 2 महीनों में अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में रैली, रोड शो और प्रेस कॉन्फ्रेंस 65 से ज्यादा किए थे, तकरीबन 65 उन्होंने किए थे। बावजूद इसके अगर 5 सीटों पे आप लटक जा रहे हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि चाहे उत्तराखंड रहा, गोवा रहा और अब गुजरात रहा, कहीं भी आम आदमी पार्टी को चुनौती देती नजर नहीं आ रही है बीजेपी को। तो ऐसे में 2024 के लिए जो एक मजबूत कंटेंडर के तौर पे आप देखें तो कोई भी पार्टी अभी प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़ी होती नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस के संदर्भ में भी यही बात लागू है। अगर आप हिमाचल प्रदेश की जीत को ले भी लें तो दिल्ली एमसीडी हो या गुजरात का चुनाव हो, वहां पे कांग्रेस पार्टी से बीजेपी काफी आगे है। तो कोई भी एक दल ऐसा नजर नहीं आ रहा है जो बीजेपी और पीएम मोदी के करिश्मे को चुनौती देने के लिए तैयार होता नजर आए 2024 के संदर्भ में। बिल्कुल ठीक आपने कहा। और अभी आप जिस तस्वीर की बात कर रहे हैं तो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा अभी वहां पर पहुंचे हैं। और आपने बताया अभी कुछ वक्त बाकी है प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने में। उससे पहले पार्टी के सारे प्रवक्ता जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। जेपी नड्डा जी जब पहुंचे तो उनके स्वागत में वो मौजूद थे। और फिर जेपी नड्डा जी अगवानी करेंगे प्रधानमंत्री की। गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में वहां पहुंचने वाले हैं, जैसा देवेंद्र ने आपको अभी बताया। तो तैयारियां जो हैं वो पूरी हो रही हैं पार्टी मुख्यालय में। देवेंद्र, एक बात और बताइएगा, अभी आपने जैसे कहा एमसीडी की बात है या अब हिमाचल प्रदेश के नतीजों की बात है, इससे कोई आज के जीत के जश्न में कहीं कोई डेंट नहीं पड़ा ऐसा लगता है? क्योंकि वाकई गुजरात की जीत ने बाकी हर चीज को एक तरीके से गौण कर दिया, ढक दिया है। बिल्कुल सौरभ, और आप न सिर्फ मनोबल पे बल्कि होर्डिंग्स तक पे अगर आप देखेंगे तो जो होर्डिंग्स लगा है जहां जिसके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे या फिर संबोधन देंगे उसके बाद, उसमें भी तीनों ही प्रदेश की जनता का आभार और धन्यवाद व्यक्त किया गया। और उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी किस स्पिरिट में इस पूरे नतीजे को ले रही है। हिमाचल प्रदेश की जो एक परिपाटी रही है, उत्तराखंड की भी पहले वैसी थी लेकिन वहां पे उसे बदलने में पार्टी सफल रही थी। हिमाचल प्रदेश में ऐसा होता नजर नहीं आया, लेकिन बहुत नजदीक तक मामला चला गया था। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर इतने डिफिकल्ट चुनाव को भी बीजेपी इतना नजदीकी मुकाबला बना देती है तो जिस चुनाव में, जिस लोकसभा चुनाव में पार्टी के आसपास में पिछले 2 चुनाव से कोई नहीं दिख रहा है, उसके लिए कितना बड़ा कॉन्फिडेंस दिखेगा। और गुजरात को लेकर बार बार सौरभ हम लोग बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, एक नंबर नहीं है। जैसे इसके पहले जो 149 का आंकड़ा था सौरभ, वो एक इमोशनल ड्राइव के बाद था और उसमें एक कास्ट इक्वेशन भी था जिस खाम को लेकर बहुत चर्चा होती है। इस बार का जो नतीजा है, जो चुनावी नतीजा है, वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। और 27 साल बाद डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर अगर इस प्रकार आप जाते हैं, क्योंकि जैसे गृह मंत्री अमित शाह ने 2002 के दंगों को लेकर जो बात कही थी, बहुत सारे विश्लेषक ये कहते थे कि जानबूझ के दंगों का जिक्र किया जा रहा है। गुजरात से बाहर वो एक सिर्फ दंगा हो सकता है, लेकिन गुजरात के लोगों के लिए वो एक माइलस्टोन इस लिहाज से था कि उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी सरकार ने ठीक किया, उसका आपके डेवलपमेंट पर सीधा सीधा असर पड़ता है। आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया, उसको लेकर कुछ राजनीतिक विश्लेषक या अपोजिशन के नेता ये कह रहे थे कि पोलराइज करने की कोशिश है, जबकि ये सबको पता है कि गुजरात ने किस प्रकार से आतंकी दंश झेला है, उसका भी सीधा सीधा संबंध डेवलपमेंट को लेकर होता है। तो पूरी की पूरी जो रणनीति थी पीएम मोदी की, वो डेवलपमेंट फोकस थी। और उसमें अगर ऐसे नतीजे आए तो अंदाजा लगाया जा सकता है पार्टी कितनी खुश होगी। और सौरभ, एक चीज मैं आपको और बताऊं कि आज जो हमें टॉप सोर्सेज ने यह बताया कि जिन जिन सीटों पे गुजरात में भी बीजेपी की हार हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा उसकी व्याख्या करके उसकी रिपोर्ट ली कि ऐसा कैसे हुआ, किन बूथों पे क्या कमजोरी रह गई। तो आप अंदाजा लगाइए कि जिस दिन पार्टी को इतनी ऐतिहासिक जीत मिल रही हो, उस दिन भी पार्टी के सबसे बड़े नेता अगर ये जानने में उत्सुक हो कि जो नतीजे पक्ष में नहीं रहे उसके पीछे वजह क्या थी, कहाँ क्या कमी रही। कुछ सीटों के बारे में तो पहले से उन्हें फीडबैक था, कुछ ऐसी सीटें थी शायद जो कि एक सरप्राइज के तौर पर रही होंगी। तो उस लिहाज से पूरा फीडबैक लेना ये बताता है कि पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, इलेक्शन प्रोसेस जिसे कहते हैं, बीजेपी किस प्रकार से 365 दिन उसमें काम कर रही होती है। और एक राजनीतिक दल के लिए, एक राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी भी यही होनी चाहिए कि जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं
लोगों के बीच हैं, तो लोगों के बीच आपकी स्वीकार्यता कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, इसके लिए आपको काम करना होगा। एक और चीज़ सर मैं आपको दिलचस्प बताऊं कि आमतौर पर लोग जैसे चर्चा करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल को लेके या गृह मंत्री अमित शाह, ये सारी चीजें थी, लेकिन पिछले एक साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से गुजरात के पूरे इलेक्शन प्रोसेस को अपने कमांड में ले रखा था। और आमतौर पे 7LKM में पहले इतनी बैठकें नहीं होती थी। इस बार के गुजरात के चुनाव में हमने देखा कि 6-6 घंटे की बैठक होती थी वहाँ पे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार निर्देश देते रहे। उन निर्देशों को बाकी लोगों ने सिर्फ इंप्लीमेंट किया है। ये बताता है कि संगठन की समझ किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखते हैं, और अगर वो पूरे प्रोसेस को अपने हाथों में ले लें तो फिर उसके बाद नतीजे किस प्रकार के रहते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश के रिजल्ट को भी सर अगर हम समझें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अपना फीडबैक था, वो फीडबैक इस प्रकार का था कि हिमाचल प्रदेश में इनफाइटिंग की वजह से, और एक तो पहाड़ का जो ट्रेंड होता है, दूसरी इनफाइटिंग की वजह से इस बार नतीजे हो सकता है पक्ष में ना आए। तो सारी चीज़ों की ग्राउंड रिपोर्टिंग लेने का जो उनका तरीका है, वो तरीका बाकी नेताओं की तुलना में उन्हें बहुत खास बनाता है। और आप कह सकते हैं कि उन्हें अजय बनाने के लिए जो कई सारे फैक्टर्स हैं, उसमें से एक फैक्टर ये भी है कि कोई भी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन करने के लिए, चाहे संगठन के कार्यकर्ताओं को बताना हो या आम जनता को बताना हो, उन्हें किसी मैनेजमेंट सिस्टम पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है जी। क्या स्पीच में बोलना चाहिए, संगठन के कार्यकर्ताओं को कैसे उत्साहित करना चाहिए, कैसे उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये सारी चीजें, सारी बारीकियां वो खुद जानते हैं। पार्टी संगठन को सिर्फ निर्देश देते हैं कि आपको इस प्रकार से करना है, और जब वो करते हैं तो फिर रिजल्ट इस प्रकार का होता है। आपने भी जो बात बताई बड़ी गंभीर बात है, इंटरेस्टिंग बात है कि अभी चंद घंटे भी नहीं बीते नतीजे आए हुए, और अभी तो सारी सीटों के भी नतीजे नहीं आए हैं। उसके पहले ही प्रधानमंत्री फीडबैक ले रहे हैं कि जिन सीटों पर बीजेपी ने अच्छा नहीं किया है या बीजेपी जो नहीं जीत पाई है, बामुश्किल 26 सीटें हैं ऐसी, उनके बारे में वो फीडबैक ले रहे हैं कि आखिर यहाँ पर क्या कमी रह गई। यानी उनकी नज़र 122 की 122 सीटों पर थी, हर सीट पर बेहतर से बेहतर करना चाहते थे। और इसको आप अगर तुलना करें अभी कांग्रेस पार्टी के साथ करें तो कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से इस चुनाव को लड़ा, और उधर बीजेपी के सबसे बड़े नेता एक एक निटी ग्रिटी में इन्वॉल्व हैं। प्रधानमंत्री के स्तर पर एक एक सीट पर जाकर के हर कैलकुलेशन देखी जा रही है, वो सिर्फ फीडबैक नहीं लिया जा रहा, चुनाव से पहले उसकी डायरेक्शन दी जा रही है। तो क्यों इतना अंतर है दोनों पार्टियों के बीच में, ये हमको साफ नजर आता है। तस्वीरें देख रहे हैं आप, जेपी नड्डा साहब जब वहां पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें हैं। थोड़ी देर में यहाँ गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, और उनके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो यहाँ पहुंचेगा बीजेपी के हेडक्वार्टर में, और अपने वर्कर्स, अपने कार्यकर्ताओं से आज वो क्या कहते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। हमने 2024 की बात की, गुजरात के चुनाव में आज जिस किस्म की बम्पर जीत मिली है, जाहिर है इससे बहुत बड़ा फिलिप मिलता है किसी भी पार्टी को, एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास मिलता है। 2024 में चुनाव है और बड़ी परीक्षा होगी। उससे पहले अगले साल 9 राज्यों में कम से कम विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अलावा तेलंगाना में चुनाव है, कर्नाटक में चुनाव होना है, त्रिपुरा में चुनाव होना है। बीजेपी के लिए अगला वर्ष भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे राज्यों में उसे पूरी ताकत अपनी लगानी होगी, और वहां पर गुजरात में मिली ये जीत और इसका सबक जरूर पार्टी के काम आएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।